Hello, welcome once again to Criticare Asia Group of Hospital presents the Critical Care Show. कहते हैं इमरजेंसीज बोल के नहीं आती और जब आती है तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। किसे कांटेक्ट करें, एम्बुलेंस को बुलाएं या खून रोकें या क्या करें। और जब इतना सब कुछ अपने आसपास हो रहा होता है तो हम ये नहीं जानते कि पेशेंट केयर कितना इम्पोर्टेंट है। इसी टॉपिक पे, ट्रॉमा केयर पे, फ्रैक्चर्स पे आज रोशनी डालने हमारे साथ स्टूडियो में हैं हमारे बहुत ही एक्सपीरियंस ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर गुरविंद्र साहनी जी। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। पहले तो हम स्टार्ट करेंगे कि जब ट्रॉमा होता है हमारे फैमिली में किसी को, तो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट वन नीड्स टू डू। या हम कहीं रास्ते पर देखते हैं किसी का एक्सीडेंट, या हमारे घर में कोई फिसल जाता है, गिर जाता है, कोई बुजुर्ग हो, कोई बच्चा हो, तो क्या है जो हमें सबसे पहला ख्याल, हम तो डर जाते हैं, हम कॉमन लोग डर जाते हैं, इसे हम किस तरह से हैंडल करें और क्या क्या प्रिकॉशंस है जो लेना चाहिए। तो उस टाइम पे डिपेंड करता है कि चोट कहाँ पे लगी है जी। अगर गर्दन में या कमर में लगी है, रीढ़ की हड्डी टूटी है, तो उस पेशेंट को खास करके सर्वाइकल कॉलर या किसी तरह की एक चीज़ जो कि सपोर्ट दे सकती है, चाहे वो किसी बुक की जिल्द हो, कवर हो, पेपर हो, कागज़ हो, उससे भी आप स्प्लिट बना सकते हैं। एक सपोर्ट चाहिए होती है ताकि आप उस टूटी हुई हड्डी को जगह से लचकने ना दें। सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज सपोर्ट द बोन, राइट, ताकि उसकी जो नसें हैं अंदर जो डैमेज होने वाली हैं, हो चुकी हैं, और डैमेज ना हो। और दूसरी चीज़ है कि अगर किसी का पैर टूट गया है या उसके ऊपर से गाड़ी चली गई है, क्रश हो गया है जी, उसमें से खून निकल रहा है, तो उस टाइम पे ज़्यादा कुछ ना करें, खाली लिम्ब को अलाइन रखें, मतलब पैर को अपनी लंबाई में या अपनी पोजीशन में रखें, टेढ़ा मेढ़ा ना करें जी। और उठाने के टाइम खास करके ध्यान रखें जी। कि सपोर्ट के हाथ जो है वो एक हाथ ऊपर और एक हाथ नीचे होना चाहिए फ्रैक्चर के। ओके, और यहाँ मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि देयर आर वेरियस किस्म्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रॉमा, but we can't cover it all in one episode. So today we're going to speak specifically about the limbs and the traumas attached to the limb, or the fractures or the problems attached when you meet with an accident, or if you've dislocated your shoulder, or in a situation like accident where the blood control is very very important. So अभी का जो लेटेस्ट जो वर्ल्ड वाइड जो है तरीका, वो ये कि आप पेशेंट को जल्द से जल्द एक अच्छे सेंटर में शिफ्ट करें, ट्रॉमा केयर सेंटर में, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मुहैया हैं, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो फैसिलिटीज़ का मतलब है कि वहाँ पे ER होना चाहिए, इमरजेंसी रूम, जहाँ पे कि पेशेंट को तुरंत इंट्रावेनस फ्लूइड्स, मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स ये सब दिए जा सके, उनका ब्लड प्रेशर, पल्स मेजर किया जा सके, पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग ली जा सके, और ऑर्थोपेडिक सर्जन या जो डॉक्टर कॉल पे है उसको फौरन बुलाया जाए और पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाए। अब असेसमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें कि एक्सरे में पहले लेके पता लगता है कि ग्रॉसली क्या क्या टूटा है, कितना टूटा है। कभी कभी ऐसे भी सिचुएशंस आती है ना वेयर हमको ऊपर से लग रहा है कि कुछ हुआ नहीं है, पर एक छोटा छोटा पेन अंदर कुछ कुछ बढ़ता जाता है, एंड यू डोंट रियलाइज कि मे बी देयर इज अ हेयरलाइन फ्रैक्चर इनसाइड और देयर इज अ प्रॉब्लम इनसाइड। तो ये लिगामेंट इंजरीज हैं जी, जैसे स्पोर्ट्स इंजरीज हैं, या भागते हुए आपको कोई गिर जाए, बिल्कुल, तो उसमें आप देखेंगे, जैसे भी एंकल को ले लीजिए, तो एंकल की बाहर की लिगामेंट अक्सर फट जाती है। आप जब बाहर से देखेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा, खाली सूजन दिखेगी जी, एक्सरे भी नॉर्मल आएगी। अच्छा, तब आपको फिर MRI की जरूरत पड़ती है लिगामेंट। तो ये डॉक्टर्स कब गेज करते हैं कि ये मतलब पेशेंट को भी लगेगा कि या तो हल्की सी सूजन है और कोई एक्सरे में तो कुछ आया नहीं है, ये डॉक्टर एक एक्स्ट्रा टेस्ट क्यों करवा रहे हैं हमसे? तो जब हम मेडिकल की पढ़ाई करते हैं तो फर्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो एनाटॉमी होता है जी। एनाटॉमी मतलब कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो आप लिगामेंट की ओरिजिन इंसर्शन जानते हैं, आप उसकी लोकेशन जानते हैं, तो आप जब देख लेते हैं कि ये बाहर की लिगामेंट फटी है तो उसके जो 2 की पॉइंट्स होते हैं ओरिजिन इंसर्शन, उसको दबा के हल्का सा देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा जी। तो ये लाइक वी सेड कि इफ़ यू कम टू द हॉस्पिटल एंड इफ यू हैव बीन टोल्ड अ सर्टेन टेस्ट टू बी डन, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, बिकॉज डॉक्टर्स एक प्रोटोकॉल है जो फॉलो करते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि आप लोग पहले लिगामेंट्स चेक करते हैं, या अगर कभी एक्सरे में कुछ नहीं भी आया तो देयर इज अ वे, देयर इज अ प्रोटोकॉल, राइट? तो आप उन लिस्ट कर पाएंगे मेरे लिए? तो जैसे कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर होता है जिसमें कई पीसेस होते हैं, उसको कहते हैं कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। ओके। या कई बार जैसे कि यहाँ पे घाटकोपर स्टेशन के पास एस्केलेटर में जैसे फ्रैक्चर की अगर आप बात करें तो अलग अलग किस्म के फ्रैक्चर्स होते हैं। कहीं हेयरलाइन फ्रैक्चर होता है, कहीं
the bigger bone is damaged, there is sometimes a very minor fracture. तो ये कैसे? जो फ्रैक्चर की जो कॉम्प्लिकेशन है या जो उसकी मुश्किल है जी। वो ये होती है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अपनी जगह से हिला कितना है, एंगुलेट कितना हुआ है, फिर कंपाउंड है कि नहीं, यानी अपनी चमड़ी को फाड़ के बाहर तो नहीं आ गया, इसमें ब्लीडिंग भी साथ में हो जाती है। तो वही मैं एग्जांपल आपको दे रहा था कि पास में घाट के ऊपर एस्केलेटर में जब पैर फंस गया किसी का तो पूरी हड्डी बाहर आ गई थी। तो मतलब आप कह रहे हैं कि पूरा के पूरा पैर उसमें फंस गया? जो लास्ट स्टेप होता है एस्केलेटर का जी। उसके अंदर पेशेंट का पैर अड़ गया, तो बार बार आगे एस्केलेटर उसको मार रहा था और कोई निकाल नहीं पा रहा था बाहर। आधा घंटा लगा उसको निकालने के लिए और उसकी बोन पूरी क्रश हो गई थी। और आज वो पेशेंट चल रही है अच्छे से। हमने इसी हॉस्पिटल में उसको ऑपरेशन किया, उसको रिपेयर किया बोन को, और उसको इन्फेक्शन भी नहीं हुई क्योंकि टाइम पे पेशेंट यहाँ पे आ गया जी। और इसमें जैसे आप कह रहे हैं कि बोन इनकी बार बार लग लग के कुछ भूसे भी बन गए होंगे, है ना? हाँ, बहुत सारे पीसेस हो गए थे, बहुत सारे पीसेस हो गए। तो इसमें हम क्या करते हैं डॉक? हम सारे चूड़ा तो सब साथ में नहीं लगा सकते, तो क्या हाउ व्हाट इज द बेसिक? मतलब मैं जानती हूँ कि आप पूरी साइंस तो नहीं सिखा सकते मेरी ऑडियंस को, पर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड देंगे तो उसमें क्या है, एक तो सीटी स्कैन जब आप लेते हैं प्री ऑपरेटिवली आपको पता लग जाता है कि कौन सा पीस कहाँ पे अलाइंड है, कहाँ पे है, भले वो बिखरा हो पर आप जानते हैं कि कौन सा पीस कहाँ पे है। ये भी जिक्सॉ पजल की तरह है। ऑन द टेबल हमारे पास सीएम इमेज इंटेंसिफायर्स होते हैं जो कि ऑन द टेबल हमको एक्सरे के द्वारा दिखाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। बड़ी क्विकली आप उनको जगह में बिठा सकते हैं और उनको स्टेबलाइज करने के लिए जो बड़े फ्रैगमेंट्स होते हैं उनको आप आपस में फिक्स कर देंगे। आजकल हमारे पास लॉकिंग प्लेट्स हैं, इंटरमीडिएट नेल्स हैं, बहुत सारी डिवाइसेस हैं जिससे हम उसको वापस इतना अच्छा बना देते हैं कि आप जब 3 महीने के बाद एक्सरे देखेंगे आपको लगेगा ये तो टूटा ही नहीं था। ओह, इज इट? दैट्स इंटरेस्टिंग। पर अगर सपोज ये मेजर फ्रैक्चर होता कि जहाँ पे हम कभी कभी देखते हैं कि हड्डियाँ बिल्कुल अलग अलग हो गई हैं, तो वो सब सिचुएशन आप कैसे रिस्टोर करते हैं? तो उसी को डिस्प्लेस फ्रैक्चर एंड इसीलिए प्लास्टर भी अगर करना पड़ता है तो हाउ डज द प्लास्टर हेल्प? व्हाट इज द रोल ऑफ द प्लास्टर? तो प्लास्टर क्या करता है कि आपकी इमीडिएट पेन और इंस्टेबिलिटी को डील करता है। जब आप प्लास्टर सपोर्ट लगा देते हैं तो हलचल बंद हो जाती है, जिससे वहाँ पे फर्दर ब्लीडिंग नहीं होती। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोमेंट आपका रिस्ट्रिक्ट हो जाए अगर और उसको सही तरीके से जुड़ने की, तो फ्रैक्चर साइड मोबिलिटी जो है जी उसको आप स्थिर कर देते हैं, उसको स्टेबलाइज कर देते हैं। और अगर कंपाउंड फ्रैक्चर भी है तो उसमें ब्लीडिंग बंद हो जाती है। ओके। और फिर आप अपने प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशन जो है वो करके जितना जल्दी हो सके पेशेंट को ओटी में शिफ्ट करते हैं और सर्जरी के लिए प्रोसीड करते हैं। एंड बहुत सारी सर्जरी में जो स्टील प्लेट वगैरह डाला जाता है वो हमें आप कॉमनली बताएंगे कि वो क्यों होता है, उसके क्या फ़ायदे होते हैं, या उसका कुछ साइड इफेक्ट्स भी होता होगा कि आप कोई मेटल डाल रहे हैं बोन्स के बीच में? तो प्लेट्स 2 तरह की ब्रॉडली आती हैं, एक स्टील की और एक टाइटेनियम की। तो टाइटेनियम के वो सब नुकसान नहीं है जो स्टील से हो जाते हैं, जैसे कोरोजन ओवर पीरियड ऑफ टाइम हर आदमी जानता है कि स्टील में कोरोजन हो सकती है, टाइटेनियम में नहीं होती। ड्यूरेबिलिटी वो भी टाइटेनियम की ज़्यादा है, स्ट्रेंथ वो भी टाइटेनियम की ज़्यादा है। और कई जगह पे ऐसा भी है कि टाइटेनियम प्लेट लगाने के बाद या स्क्रू लगाने के बाद तब तक नहीं निकाले जाते जब तक कोई प्रॉब्लम ना हो। और यही प्लेट्स हैं जो हम लोग स्पाइन में भी लगाते हैं, वही चीज़ें जो हम नी रिप्लेसमेंट कंपोनेंट्स में भी लगाते हैं, ये रिप्लेसमेंट में वही लगाते हैं टाइटेनियम। और इसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा खर्चा भी अलग होता होगा टाइटेनियम और स्टील। टाइटेनियम दुगना महंगा है स्टील से और उसकी क्वालिटीज भी कितना महंगा है? सॉरी, दुगना ट्वाइस। इट्स डबल द प्राइस। अगर स्टील की प्लेट 10,000 की तो वो 20,000 की। और एक चीज़ अच्छी है कि अभी इंडिया में भी इंटरनेशनल लेवल की स्टैंडर्ड की चीज़ें अवेलेबल हैं और वो स्टैंडर्ड्स हैं, ISO स्टैंडर्ड्स भी हैं। और अक्सर जो इंडियन कंपनीज हैं वो टाइटेनियम स्वीडन से या किसी और मुल्क से इंपोर्ट करते हैं और 3D लेजर कटिंग मशीन से बनाते हैं जो कि स्विट्जरलैंड की बनी है। ओके। जब ये कोई किसी का एक्सीडेंट होता है तो ऐसे कुछ टाइम फेज होता है कि विद इन दिस टाइम अगर इनको जल्दी से जॉइंट कर दिया तो इट इज़ बेटर बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट, या सोच समझ के भले टाइम लेके 1-2 दिन बाद सर्जरी की जाए? कैसे क्या होता है? इसलिए एक केस जो मैंने आपको भी बताया जहाँ हड्डी बिल्कुल बाहर निकली हुई थी जी, तो जितना जल्दी हो सके आप बिल्कुल, क्योंकि इन्फेक्शन का डर होगा। 1 घंटे में करिए, 1.5 घंटे में करिए, जितना जल्दी हो सके। और जो क्लोज फ्रैक्चर होता है उसको आप अगले 6 से 8 घंटे या 12 घंटे में करिए। ओके। एंड उस दौरान उस एरिया में टेंडरनेस आ जाता है तो उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं एंटीबायोटिक से ताकि इन्फेक्शन ना हो। उसको हम रिलीफ देते हैं, पेन रिलीफ एनाल्जेसिक से, एंटी इन्फ्लेमेटरी से। एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर आप इसका क्या बताएंगे?
पोस्ट ऑपरेटिव केयर यही होता है कि टाइम टू यूनियन, यानी कितना दिन लगेंगे जोड़ने के लिए। तो जैसे जैसे पेशेंट की हड्डी जुड़ती है उसकी मोबिलिटी उस हिसाब से बढ़ाई जाती है। ऐसे होता है कि इनको आपने सेम ट्रीटमेंट दिया हो और दूसरों को भी ऑलमोस्ट सिमिलर फ्रैक्चर था, बट एक बॉडी जल्दी रिकवर हो गई और एक को टाइम लगा, वो तो fact ऐसे है, भी होता वो तो है fact है। बिकॉज एवरी बॉडी इज डिफरेंट एंड बायोलॉजिकली आफ्टर ऑल देखो, हमने जो ज्वाइन किया मेटल से, जी वो एक इमीडिएट फिक्सेशन डिवाइस है जी जो आपको एनाटॉमिकल स्टेबिलिटी और अलाइनमेंट देती है, पर वो जोड़ थोड़ा देती है दोनों हड्डियों को। बिल्कुल, यही मैं तो अपने दर्शकों को हाँ, बताना चाहती हूँ कि हील तो अपना बॉडी ही करता है, हम सिर्फ उसको सहारा देते हैं हील करने के लिए, राइट? हाँ, तो जो बायोलॉजिकल यूनियन जी है उसका एक टाइम फ्रेम होता है हर एक हड्डी के लिए, तो वो डॉक्टर को पता होता है। तो आप दैट्स वेयर आप ये कहते हैं कि आपके इतने हफ्ते डिस्कम्फर्ट लगे, इतने 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 दिनों में हफ्ते कम लगे। होगा या इतने दिनों में आप प्लास्टर निकाल सकते हैं पर वगैरह। आपका ये कहना भी सही है कि हर बॉडी अलग है, क्योंकि अगर आप देखें तो 4 हफ्ते पे कितना परसेंटेज आपकी जुड़ जाएगी हड्डी, ये हर एक में थोड़ा डिफरेंट है। या 8 हफ्ते में कितनी जुड़ जाएगी, 12 हफ्ते में कितनी जुड़ जाएगी, बट ऑन एन एवरेज आप देखेंगे तो 3 महीने के अंदर करीबन 75 to 80% लोगों की हड्डी जुड़ जाती है। ओके, और ये रिकवरी एज रिलेटेड भी होगी कि यंगर लोग जल्दी, है ना? बिल्कुल है। तो आपकी हीलिंग पोटेंशियल डेफिनेटली कम होती है विद एज। फिर डायबिटिक्स में कम होती है, कोमॉर्बिडिटी जिसको आप कहते हैं, ओके। या कई एस्थमेटिक्स हैं जो क्यों स्टेरॉइड्स पे क्यों होते हैं, डायबिटिक्स में कम होती है? क्योंकि उनको माइक्रो एंजियोपैथी होती है। ओके, उनके खून की नाड़ियाँ जो छोटी छोटी हैं, हाँ, उनके अंदर खून का बहाव कम होता है। तो द बेटर ब्लड सर्कुलेशन द फास्टर इट हील्स। एब्सोल्युटली। ओके, आफ्टर ऑल हीलिंग तो सर्कुलेशन से ही होती है ना। करेक्ट आप कैल्शियम भी खिलाते हैं तो कहाँ से पहुँचती है वहाँ पे? करेक्ट एग्जैक्टली। आप खाना अच्छा खिलाते हैं, कहाँ से पहुँचता है? सो द की इज कि पहले तो ऐसे सिचुएशन में मत पड़िए, पर अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं तो आराम कीजिए, लेट योर बॉडी हील, गिव द बेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, द बेस्ट ऑफ एक चीज पे आपने एक अच्छा पॉइंट रेज किया कि जुड़ती कैसे हड्डी। तो सबसे पहले नियोवास्कुलराइजेशन होती है, जी, नई खून की नाड़ियाँ बनती है। अच्छा, फिर उसमें से आपकी प्रोटीन्स वहाँ पहुँचती है, तो वो एक कोलेजन स्कैफोल्ड बनाती है, एक ब्रिज। हाँ, फिर उसके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होती है। आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा हमारे दर्शकों के लिए, बिकॉज वो ये सोचते हैं कि अच्छा अच्छा हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कुछ किया है और ये जुड़ गया। ये प्लास्टर है, जो 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 कॉमन नोशन ये होता है कि प्लास्टर की वजह से मेरी हड्डी ठीक होगी और जल्दी जुड़ गई वगैरह वगैरह, बट ये जानते हैं लोग कि हड्डी ग्रो होती है और एक दूसरे को जुड़ती है, बट ये जो प्रोटीन खाना उस वक्त ज़्यादा शायद इम्पोर्टेंट होगा, या आपके हल्के फुल्के फिजिकल एक्सरसाइजेज या फिजियोथेरेपी जो है जो स्टेबिलिटी लाएगी उस एरिया को, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगी। ये डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी पॉइंट्स बताई है भी हमें। आजकल ये भी है कि यंग पेशेंट्स ज़्यादा हैं आजकल, क्योंकि 2 व्हीलर एक्सीडेंट ज़्यादा हैं, ओके, और इस तरह के एक्सीडेंट जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स के एक्सीडेंट ज़्यादा हैं, स्पोर्ट्स के एक्सीडेंट ज़्यादा हैं। सो एडवेंचर स्पोर्ट्स से इनका मतलब है कि जैसे हम अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं, माउंटेनियरिंग जाते हैं, और जहाँ पे हम एडवेंचर पार्क, हाँ मतलब हम कभी कभी ना यू गेट ओवर एक्साइटेड, यू डू सर्टेन थिंग्स वेयर सिचुएशन में नॉट बी अंडर योर कंट्रोल, या आप बहुत ही अच्छे होंगे तो भी हाइकिंग करते करते आप फिसल गए एंड द इंजरी कुड बी रियली डेंजरस। बट ये इन सिचुएशंस में जहाँ हाइकिंग करने गए हैं ये लोग, वहाँ हॉस्पिटल नज़दीक ना हो तो क्या करें? वो तो ये बहुत अच्छा टेम्पररी स्प्लिंट या प्लास्टर लगा के फिर वो उस शहर में भेज देते नहीं, हैं। पर अगर उस सिचुएशन में उस इलाके में उस माउंटेन के करीब कोई फैसिलिटी ही ना हो तो वो बंदा क्या करे, या उनके साथ में अगर कोई ग्रुप है तो वो उसकी कैसे केयर ले और कैसे उसको हॉस्पिटल तक तो पहुंचाए? उसको जो आपको मैंने अर्ज किया था पहले कि प्लास्टर स्प्लिंट होती है ना, जी, तो वो आपको इमोबाइल कर देती है, तो उसके द्वारा लगा के फिर आपको शिफ्ट तो किया। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी को ऐसी इंजरी हो और अस्पताल पहुंचने तक आपके पास टाइम नहीं है तो आप उस एरिया का मोमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दें, जितना आप हिलाएंगे डुलाएंगे या कुछ प्रॉब्लम होने की या प्रॉब्लम बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। और बड़ी जो हड्डियाँ टूटती हैं उनमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, जी, जैसे टिबिया या फीमर, उसमें एम्बोलिज्म हो सकती है, तो उसके अंदर अगर अच्छा सेंटर कहीं नज़दीक में है तो आप करा सकते हैं सर्जरी। ओके, अनलेस नाउ या एग्जैक्टली कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप कि आप लोग कैसे वे करते हैं कि सर्जरी कुछ कुछ चीज़ों में ज़रूरी है और कुछ चीज़ों में नहीं ज़रूरी है? रिस्क फैक्टर्स देखने जी, पड़ते हैं। क्योंकि कभी कभी वो होता है ना कि बहुत सारे लोग डाउट करते हैं एंड देन जैसे कि मैं सेकंड ओपिनियन लूँगा कि सच में डालना है क्या प्लेट, या सच में ये सर्जरी करनी है, तो वैसे लोगों के लिए आप मतलब कैसे आप उनको गाइड करेंगे? मेरा हमेशा ये है कि अगर आपकी ओपिनियन सही है, सच्ची है, और अगर आपकी अप्रोच रैशनल है, नहीं, दैट इज तो नॉट सब पॉइंट कवर कर दिए, फ्रैक्शनल, कोई उसको चेंज नहीं कर सकता। वो कोई भी डॉक्टर दूसरा नहीं एनालिसिस वाइज सपोज अगर आपने देख लिया कि यू नो लाइक व्हाट इज अ हेयरलाइन फ्रैक्चर, लाइक हाउ मेनी
और what is it that you call a hairline hairline fracture? like a crack. हाँ. So इसको definition में हम बोलेंगे crack, undisplaced, incomplete fracture. Okay. And what is the next stage of fracture? Complete fracture. Okay. So in complete fracture But also there are some undisplaced. displaced फिर आएगा minimally displaced. जी. फिर आएगा moderately displaced. जी डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि डिफरेंट किस्म के फ्रैक्चर्स होते हैं, जैसे कोई हेयरलाइन हो गया, कोई डिसलोकेशन हो गया, तो कौन से कितने किस्म के फ्रैक्चर्स होते तो हैं? ब्रॉडली अब देखेंगे सिंपल एंड कंपाउंड फ्रैक्चर होते हैं. सिंपल यानी कि जो बंद है जहाँ चमड़ी फटी नहीं है, कंपाउंड जहाँ पे चमड़ी फट गई है. जी. फिर कंपाउंड में भी 3 टाइप के होते हैं कि कितना कंपाउंड है, खाली थोड़ा सा बाहर आया, मीडियम बाहर आया, पूरी चमड़ी फट गई है, गोश्त भी फट गया है और पूरा बाहर का कचरा अंदर घुस गया है, तो वो फिर उसकी एक अलग क्लासिफिकेशन है. जी. इसके बाद में फिर फ्रैक्चर्स कम्युनिटेड हैं या 2 ही पीस है. कम्युनिटेड मतलब 2 से ज़्यादा टुकड़े हैं. ओके. फिर है कि इंट्रा आर्टिकुलर है कि एक्स्ट्रा आर्टिकुलर है, मतलब सांधे के अंदर तक जा रहे हैं जॉइंट के अंदर या जॉइंट के बाहर है. इन सब की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है. फिर कितने फ्रैक्चर्स हैं, कई लोगों को पॉलीट्रोमा हो जाता है. कार एक्सीडेंट्स में आप देखेंगे कि 1 से ज़्यादा फ्रैक्चर होते हैं. जी. सो मेरे पास पेशेंट आते हैं जिनके दोनों हाथ टूटे हैं, दोनों पैर टूटे हैं, कमर भी टूटी हुई है, पेल्विस भी टूटी हुई है. फिर उनकी मैनेजमेंट बिल्कुल अलग होती है. उसमें आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि किसको पहले करना है. और ये शायद बहुत हाई रिस्क पेशेंट मेडिकली भी होते होंगे, बिकॉज इनकी लाइफ भी डेंजर में थी होगी. तो उस टाइम पे उनको पहले आपको शॉक मैनेजमेंट करना पड़ता है, उनका ब्लड लॉस मैनेजमेंट करना पड़ता है, एक अच्छा फिजिशियन के साथ में रहना चाहिए. कई बार इनको आईसीयू में नीचे रखना पड़ता है क्योंकि इनका बीपी नीचे ड्रॉप हो जाता है. और ये सब सिचुएशन में जैसे हम लोग ने हाइकिंग की बात की या एक्सीडेंट की बात की, एक चीज़ जो कॉमन मैन को याद रखनी चाहिए कि अस्पताल पहुंचने तक कोई और गंदगी या कोई इन्फेक्शन या कोई कचरा उस जो जख्म पे ना बैठे, या उस अगर आपकी स्किन फट गई है तो ना बैठे, क्योंकि वो बोन को इन्फेक्ट कर सकती है, विच कैन बी अ लॉन्ग टर्म डैमेज. एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी का अंगूठा, उंगली या हाथ कट जाए तो उसको कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, ये आम आदमी को नहीं मालूम. तो मैं बताना चाहूँगा क्योंकि आम आदमी को लगता है कि उसको धो के जो भी कचरा लगा है फिर किसी थैली में डालना चाहिए. ऐसा नहीं करना चाहिए. जैसे कटा है वैसे ही उठाइए, उसको एक प्लास्टिक बैग में डालिए. यू मीन टू से कि अगर अलग हो जाए, अगर उसके उस तरह से कटा है या अगर अलग हो गया है, अगर उसमें मशीन ऑयल लगा है, ग्रीस लगा है, मिट्टी लगी है, उसको साफ मत करिए. अच्छा. अब उसको यूं तो मतलब वो काम आप मत करिए, वो आपका काम सिर्फ ये है कि वो उस ऑर्गन को और उस इंसान को हॉस्पिटल पहुंचाना. तो आप उस पार्ट को एक प्लास्टिक के बैग में डालिए, उसको ऊपर से बंद करिए. एक दूसरा प्लास्टिक का बैग लीजिए, उसमें 7-8 या 10 पीस आइस के डालिए और इस पहले प्लास्टिक बैग को दूसरे के अंदर डालिए. तो बेसिकली आप क्या चाहते हैं कि एम्बिएंट टेम्परेचर 0 डिग्री ना हो, 4 डिग्री या 5 डिग्री हो. नहीं तो क्या हो जाएगा, आपकी पूरी जो नसें हैं सब फ्रीज हो जाएंगी. तो कई बार मैं पेशेंट आइस बॉक्स में डाल के लाते हैं. आइस बॉक्स में डाल के लाएंगे तो हम जोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि पूरा फ्रोजन हो जाएगा, क्योंकि नसें तो सारी फ्रोजन हो जाता है पूरा. बिल्कुल. तो ट्रांसफर करने का भी तरीका है जो हर आदमी को आना चाहिए. बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इस पे अगर आप हमको और थोड़ा एलैबोरेट करें. सो बेसिकली उसको वॉश नहीं करना चाहिए, क्लीन नहीं करना चाहिए, एज इट इज जैसा है वैसा आप उठा के एक क्लीन प्लास्टिक बैग में डालिए. जैसे हमारे यहाँ केसेस आते हैं वेयर रिसेंटली एक हमने केस देखा था जहाँ पर ये पूरा हाथ एक गार्डनर का एम्प्यूट हो गया था कम्प्लीटली. तो उसे जस्ट वो अपना ये हाथ इस हाथ में उठाकर हमारे अस्पताल तक पहुंचा था जिसको जोड़ा गया था. तो ये इस सिचुएशन में ये कहना चाह रहे हैं कि अगर उसने वो हाथ धो लिया होता या उस हाथ को सर्टेन टेम्परेचर में नहीं, और हॉस्पिटल क्लोज बाय था तो वो जल्दी से पहुंच सका. लेकिन अगर आप डिस्टेंस पे हैं और अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए तो सबसे पहले तो ट्राई करिए कि आप उस ऑर्गन का टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, उसे और डिसइंफेक्ट मतलब उसे और इन्फेक्ट होने से रोकिए और अपने अस्पताल तक पहुंचिए एंड लेट द डॉक्टर्स डू देयर जॉब. और कोई कपड़ा बांध दीजिए जिससे कि उसकी ब्लीडिंग कम हो जाए. जी. साफ कपड़ा हो, कपड़ा बांधे और अगेंस्ट द ग्रेविटी रखें उस ऑर्गन को ताकि ब्लड लॉस ना हो. और उसको जल्द से जल्द नजदीकी हॉस्पिटल में शिफ्ट करें जहाँ पे सब फैसिलिटीज. दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट इन टर्म्स ऑफ ट्रॉमा दैट वन नीड्स टू सी, बिकॉज हम रास्ते पे एक्सीडेंट देते हैं, हम किसी की मदद करना चाहते हैं, पर ये नहीं हो जाए कि मदद में हमने कोई गलत मदद कर दी जिससे और नुकसान हो गया. तो जस्ट टू समराइज कि अगर कोई फ्रैक्चर पेशेंट है तो उसको कहते हैं स्टेबलाइज एंड शिफ्ट. दैट मीन्स उस एरिया को स्टेबल कर दीजिए, स्प्लिंट लगा के, सपोर्ट लगा के, कोई लकड़ी है, कोई डंडा है, कोई फुट रूलर है, कुछ भी है, कोई गत्ता है, कुछ भी है, उससे आप उसको स्टेबलाइज कर दीजिए और एक कपड़े से सपोर्ट कर दीजिए. शिफ्ट करिए हॉस्पिटल में नज़दीकी, बाकी वो देख लेंगे. सर ये तो बात हो गई जहाँ मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं या बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, बट कुछ एक्सीडेंट
शायद बैठे बिठाए घर पे हो जाए, जैसे हमारे घर पे बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो गिर गए या बाथरूम में फिसल गए, तो उनकी केयर एक फैमिली कैसे करे और उनको एड पहुंचाने से पहले किस तरह से ख्याल करे? तो सबसे कॉमन 3 फ्रैक्चर होते हैं ओल्ड एज में। एक हिप फ्रैक्चर जी जिसके बाद तो पेशेंट हिल भी नहीं सकेगा, जहाँ गिर जाएगा वहीं गिर जाएगा। तो आपको 2-3 लोग लगेंगे उनको उठा के, और उसमें पाँव भी टेढ़ा हो जाता है, आपको मालूम पड़ जाता है क्योंकि पाँव बाहर की तरफ घूम जाता है। अच्छा, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि अगर हिप फ्रैक्चर आपके बुजुर्ग गॉड फॉरबिड अगर घर में गिर गए हैं और उन्हें कोई हिप फ्रैक्चर हो गया है, तो आप उनके पैर के डायरेक्शन के हिसाब से आपको समझ जाएगा कि देयर इज अ प्रॉब्लम। तो पेशेंट पैर हिला नहीं पाएगा और उसका पैर बाहर की तरफ टेढ़ा हो जाएगा। अब इस केस में आपको हिप के नीचे एक हाथ रखना है, एक हाथ पाँव के नीचे रखना है, और एक बंदे ने अलग से ऊपर का धड़ पकड़ना चाहिए। 2 आदमी लगेंगे। शिफ्ट करिए, फिर उसके बाद में आप जल्द से जल्द नज़दीकी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस से शिफ्ट करिए जी। उसमें एक थॉमस स्प्लिंट आती है जो अक्सर एम्बुलेंस वाले के पास रहती है, नहीं रहेगी तो हॉस्पिटल में तो रहती है जी, जो टेम्परेरी आपको स्टेबलाइज करती है। ये जो पॉइंट है आपका, इससे अगर वो आइडेंटिफाई कर पाए और जब वो आप एम्बुलेंस बुला रहे हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि आपको ये डाउट है और वो स्प्लिंट अगर होगा तो ज़्यादा काम आएगा। दूसरा जो फ्रैक्चर ओल्ड एज में है वो डिस्टल रेडियस है, ये रिस्ट फ्रैक्चर जी, क्योंकि आदमी रिस्ट के बल गिरता है वो टूट जाती है टोटल। हाँ, तो उसके अंदर फिर ग्रेड्स हैं फ्रैक्चर के, वो तो खैर हॉस्पिटल में मैनेज हो जाएगा। तीसरा जो फ्रैक्चर है वो फिर पॉसिबिलिटी है प्रॉक्सिमल ह्यूमरस यानी शोल्डर। तो ये 3 फ्रैक्चर्स कॉमन है। चौथा है वर्टेब्रल फ्रैक्चर, रीढ़ की हड्डी का जी, जिसमें अक्सर सर्जरी नहीं लगती है, अक्सर और कभी कभी लगती है। जनरली कहने को तो बच्चे रेजिलिएंट होते हैं, वो स्कूल में खेलते खेलते गिर भी जाएं तो समटाइम्स चीज़ें इग्नोर भी हो सकती है और समटाइम्स चीज़ें बढ़ भी सकती है। ऐसे टाइम पे सपोज एक स्कूल टीचर है जो हमारे ये शो देख रही है और अगर बच्चा स्कूल में गिर गया तो उन्होंने क्या चेक करना चाहिए उस वक्त में, या बच्चा स्कूल में क्यों, घर में ही गार्डन गया होगा, खेलते खेलते गिर गया, तो एक माँ क्या प्रिकॉशन ले जब उसको समझे कि बच्चा गिर गया। ऑब्वियसली बच्चा खुद तो दर्द बयान करेगा, लेकिन ऐसे कोई चीज़ होती है ना, कभी कभी इग्नोरेंस की वजह से हम जानते नहीं और 3-4 दिन बाद अपने पास ऐसे केसेस आते हैं हमारे यहाँ जहाँ पे बोलते हैं अरे ये परसों के दिन गिर गया था पर हमने ये समझा नहीं और बढ़ते बढ़ते सूजन बढ़ गई और आज ये हाल है। तो वो कैसे हम लोग, एक्चुअली तो कुछ होता होगा कि हम बच्चे को चेक कर एक्चुअली तो ज़्यादा ऐसे होता है कि माँ बाप बच्चे की केयर अपने से भी ज़्यादा करते हैं जी। अगर गिर जाए तो उसको जल्दी भागेंगे हॉस्पिटल में, खुद के लिए गिरेंगे तो नहीं जल्दी जाएंगे, अक्सर ऐसा। हाँ अक्सर। हाँ, तो अभी ये जो अवेयर है माँ बाप और जो वो यहाँ पर बहुत सारे होते हैं जो शायद आजकल दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, घर पे नहीं होते, कोई मेड ने इग्नोर कर दिया, बट अगर आपने कुछ रियलाइज किया, सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। आप उसको गर्म सेक मत कीजिए, मालिश मत कीजिए, बिठाने की कोशिश मत कीजिए। आमतौर पे लोग ये सब करते हैं कि बच्चे को अगर दर्द हो रहा है तो चलो मैं तुम्हारा पैर मल दूं तेल से या तुम्हारी कमर पे ये लगा दूं। एंड किसी भी साफ कपड़े में उसको सपोर्ट देते हैं, क्योंकि घर में स्प्लिंग वगैरह तो रहती नहीं है जी। चुन्नी होती है लेडीज की, वो सबसे बेस्ट है। आप उसको खाली हाथ को उसमें रखिए, गर्दन में लगा दीजिए, उसको सपोर्ट मिलेगा, उसको बोलिए हाथ को छाती के साथ लगा के रखो जी, एंड देन उसको हॉस्पिटल में लेके आइए। मैं जानती हूँ ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, लेकिन जब हम लोग बच्चों के एक्सरे कराते हैं या इवन बड़ों के जो रेडिएशन होता है तो मतलब ये इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब इट इज़ ओके टू टेक दैट रेडिएशन व्हेन इट कम्स टू योर बोन हेल्थ, राइट? बच्चों में जब आप डायग्नोसिस फ्रैक्चर के लिए करते हैं एक्सरे जी, इट इज रैशनल करना चाहिए। ये है कि और एनी प्रिकॉशंस, जैसे कहते हैं कि डेंटल एक्सरे आप कर रहे हो तो मेक श्योर दैट योर थायराइड्स आर कवर्ड फ्रॉम द रेडिएशन। सो ये जो लोग जाते हैं कॉमनली, बॉम्बे में तो इतना नहीं, लेकिन जो आउटस्कर्ट्स में मैंने देखा है कि लोग एक्सरे बहुत ही फ्रिवलेसली करते हैं, तो वो लोगों को अगर खुद भी लोग अवेयर होते हैं ना, जैसे अब जब डेंटिस्ट के पास लोग जाने लगे हैं और जो जानते हैं इस बात को, वो डेंटिस्ट से कहते हैं कि फर्स्ट गिव मी द एंटी रेडिएशन। अब बॉम्बे में तो ऐसा हो गया है कि कोई भी एक्सरे सेंटर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना एक्सरे नहीं करता जी, नहीं करता। सबसे पहले तो वो नहीं तो, पर ये जो बात होती है कि आपको आपके थायराइड कवर करने हैं बिफोर यू टेक अ डेंटल एक्सरे, नॉट दैट एवरीबडी। तो ऑर्थोपेडिक्स में यूजुअली ये जरूरत नहीं पड़ती है, और आपको एक्सरे हर हफ्ते तो लेनी नहीं है जी। आप अभी लेंगे, फिर 1 महीने के बाद लेंगे या 2 महीने के बाद लेंगे, दैट्स ओके। तो ये किसी पेरेंट्स को एंशियस होने की जरूरत नहीं है कि उनके बच्चे का 2-3 बार, हम बार नहीं करते हैं जी। फिर सीटी स्कैन भी खाली उनकी की जाती है जिनका रिक्वायर्ड होता है जी। जैसे मैंने बोला कि जहाँ पे फ्रैक्चर पीसेस बहुत ज़्यादा है या जॉइंट में इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पे सर्जरी में
दिक्कत आएगी अगर आपको नहीं मालूम कि कितने पीसेस हैं, आपकी प्लानिंग ही नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। तो प्लानिंग करने के लिए आपकी एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ना। एंड द लास्ट क्वेश्चन, पोस्ट ऑपरेटिव, सपोज अगर आपने किसी की हड्डी जोड़ी है, इधर फ्रैक्चर था और क्या बोलते हैं प्लास्टर के थ्रू या पोस्ट ऑपरेटिवली किया है, तो क्या प्रिकॉशंस हमने लेने हैं और अपने मसल्स और बोन स्ट्रेंथ को रिवाइटलाइज करने के लिए फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, या उस पर थोड़ा सा आप लाइट थ्रो करेंगे please? तो पहले महीने में तो फिजियोथेरेपी की जरूरत अक्सर नहीं पड़ती क्योंकि वो हीलिंग फेज होता है। पर आप एडजॉइनिंग जॉइंट्स को फिजियोथेरेपी में रखिए। जैसे अगर रिस्ट का आपने सर्जरी किया है, पेशेंट स्प्लिन में है, तो शोल्डर उसका स्टिफ नहीं होना चाहिए। तो आप उसको हमेशा बोलते हैं कि दिन में 10 से 20 बार हाथ को सर के ऊपर लेके नीचे करिए, नहीं तो देखिए शोल्डर हैंड सिंड्रोम, विच मीन्स कि आपके हाथ में फ्रैक्चर था पर 1 महीने के बाद आप देखते हैं कि आपका शोल्डर ऊपर नहीं होता। हाँ, पर अगर आप अच्छे से जी बिल्कुल, तो वो क्योंकि एवरीथिंग इज सो इंटरकनेक्टेड इन योर बॉडी कि आप एक चीज पर ध्यान देने लगेंगे और उसको ओवर पैम्पर भी कर दिया तो आपके दूसरे एरिया में प्रॉब्लम हो सकती है। जब आप प्लास्टर देते हैं तो आप इस एरिया को कवर नहीं करेंगे जो उंगली मोड़ने को उसको दिक्कत दे। जैसे आपका प्लास्टर ज्यादा आगे तक नहीं होना चाहिए। पेशेंट शुड बी एबल टू मेक अ ग्रास्प एंड पिंच, तो उसका बेसिक फंक्शन वो करता रहे। ओके। तीसरी बात है कि अगर आपने अगर पेशेंट से कहा है कि ये प्लास्टर का स्लिंग गले से नहीं निकालना है, रात को सोते टाइम तो नहीं निकालना होता है, तो निकाले उसके बहुत सीरियस रेपरकशंस हो सकते हैं, तो वो जो इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। तो जब आप ऐसे सिचुएशन में, ट्रॉमेटिक सिचुएशन में आप जब एक हॉस्पिटल चूज कर रहे हैं तो वहाँ क्या क्या फैसिलिटीज आपने? सो बेसिकली वहाँ पे सीटी स्कैन, MRI स्कैन, एक्सरे फैसिलिटीज, अच्छा ऑपरेशन थिएटर जहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, सेप्सिस नहीं हो और उसका इन्फेक्शन रेट 1% से कम होना चाहिए, जहाँ पे ब्लड बैंक हो, जहाँ ज़रूरत है ब्लड की, हर केस में ज़रूरत नहीं होती है, पर जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ होना चाहिए। और बाकी जो स्टाफ है, जो सपोर्टिंग स्टाफ है ओटी में, ओटी में खास अहमियत होती है स्टाफ की, दे शुड बी वेल ट्रेन्ड, वहाँ पे टेक्नीशियन होना चाहिए सीएम ऑपरेट करने के लिए वगैरह वगैरह। एनेस्थेटिस्ट टॉप क्लास होना चाहिए, खास करके अगर बच्चा पीडियाट्रिक है या बूढ़ा आदमी है जिसको ऑलरेडी कुछ कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, कोमॉर्बिडिटीज है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, अस्थमा है, फिर आपके एनेस्थेटिस्ट को ये भी ज्ञान होना चाहिए रीजनल एनेस्थीसिया देने का। आजकल बहुत सारे पेशेंट आ जाते हैं जो टोटली अनफिट होते हैं जीए के लिए, तो उसमें फिर हम लोग सोनोग्राफी की मशीन यूज करके लोकल नर्व्स को जैसे सुप्राक्लैविकुलर ब्लॉक देके सर्जरी कर देते हैं। बहुत बार हमने किया है यहाँ पे ऐसे। तो क्रिटिकल में क्या क्या फैसिलिटीज हैं? सभी हैं, तो वे वेल इक्विप्ड, तो किसी किस्म की कोई अभी डेफिशिएंसी तो है नहीं। जैसे कि एक्सरे मशीन, सीटी स्कैन, MRI स्कैन, ब्लड बैंक, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर, CMI इंटेंसिफायर्स, अच्छा स्टाफ, ओटी स्टाफ, सब कुछ है, अच्छा एनेस्थेटिस्ट। एंड जैसे आपने क्रिटिकली कहा कि ये सब पोस्ट सर्जरी अच्छा इन्फेक्शन ना हो, अच्छा ICU, या करेक्ट, अच्छा ICU पोस्ट सर्जिकल केयर के लिए जब चाहिए और इन्फेक्शन कंट्रोल अच्छा हो, साफ सुथरा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी सिंस हम लोगों ने इन्फेक्शन कंट्रोल की बात की है, मेरा लास्ट क्वेश्चन से आपके साथ ले लूँगी कि ये भी कभी होता होगा कि कुछ लोगों ने अपनी जो भी आपने प्रिस्क्राइब किया, प्रिकॉशंस प्रिस्क्राइब किए, बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो थोड़े लापरवाह होते हैं अपने हेल्थ के बारे में और उन्होंने वो फॉलो नहीं किया, और ऐसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जो आपके पास वापस आते हैं और वो पूरा एरिया इन्फेक्ट हो गया हो एंड देन वो ट्रीटमेंट और प्रोलॉन्ग हो गया उनका। मेरे साथ बहुत कम होता है क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा करके जी बहुत स्ट्रिक्ट आदमी हूँ, तो मैं इतनी बार उस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ। हाँ, पर हमारे दर्शकों के लिए अगर आप बता पाएँ कि मतलब इसमें लापरवाही ना बरते, और अगर ऐसा सिचुएशन आया तो कितना मुश्किल हो जाती है एक डॉक्टर के लिए भी उसको, तो उसमें क्या करना चाहिए, 3 लेवल पे बात करनी चाहिए जी। पेशेंट को भी बोलना चाहिए, उसकी स्पाउस को भी बोलना चाहिए, अगर आदमी पेशेंट है उसकी बीवी को, नहीं, मैं आपने तो अपना काम कर दिया, बोल दिया। मैं ये कह रही हूँ कि अगर ऐसा हुआ कि आपके बोलने के बावजूद भी कोई वापस इन्फेक्शन आया तो उसके साइड इफेक्ट्स हैं, उसके रिपरकशंस क्या है? फिर उसको वापस हमको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, उसको क्लीन करना पड़ेगा, डिब्राइड करना पड़ेगा, वापस सर्जरी करनी पड़ेगी, कभी कभी प्लेट भी निकालनी पड़ेगी क्योंकि वो भी इन्फेक्ट हो जाएगी जी। तो हमारे रिपरकशंस बहुत सीवियर है, इसके लिए हम इन्फेक्शन होने देना नहीं चाहते और नहीं होने देते। या दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने किसी ऐसी सर्जरी की है तो डोंट टेक इट लाइटली। जो आपके डॉक्टर आपसे कहते हैं वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए, वो प्रिकॉशंस करिए ताकि आप जल्दी सेहतमंद हो सकें एंड जल्दी वापस से नॉर्मल लाइफ के मज़े ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर सच इंफॉर्मेटिव सेशंस विद अस, द क्रिटिकल केयर शो। थैंक यू।